राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है प्रभु यीशु के आगमन का पर्व क्रिसमस। अब तक देश में 141 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में पहले से तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ाने की पहल शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी समाधि स्थल समाधि सदैव पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। रूप भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। अटल जी को नमन कर आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। वे उत्कृष्ट सांसद रहे जिसके नेतृत्व में लोगों का गहरा भरोसा था। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए और साहसिक सुधारों और बुनियादी ढांचा विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। श्री मोदी ने कहा कि विकास के लिए उनके प्रयासों का लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुशासन दिवस के अवसर पर आज दुर्ग जिले में सांसद विजय बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि अटल जी अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत सुचिता के लिए जाने जाते हैं। अटल था और वो जो बात कहते थे उसमें अटल रहते थे, अडिग रहते थे और जो बात कहते थे उसको करके दिखाते थे। ऐसे ओजस्वी वक्ता हिंदुस्तान में जिनकी कोई शान नहीं थी, ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम लोग इस जन्म जयंती पर उपस्थित हैं। हम सब उन्हें प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल को देखा है, जाना है, परखा है और हिंदुस्तान ने तो उस लाडले सपूत के कार्यकाल को आज भी याद करते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज देश भर में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह का प्रेम और करुणा का संदेश पूरी मानवता को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए जो उनके आदर्शों के अनुरूप न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन हम ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, जिनमें सेवा, दयालुता और विनम्रता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। श्री मोदी ने लोगों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं।
आज रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम और सद्भाव का रास्ता दिखाया। विकास का मूल मंत्र भी यही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 6 स्थित कम्युनिटी चर्च में भी आज मसीही समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस दौरान चर्च के पास्टर अर्पण तरुण ने समाज के लोगों को आज के दिन का महत्व बताया और यीशु मसीह के संदेशों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाज के लोगों ने सामूहिक तौर पर कैरोल गीत गाकर पर्व की खुशियां मनाई और विश्व में शांति और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मसीही समाज के लोगों को अन्य समाज के लोगों ने भी क्रिसमस पर्व की बधाई दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 141 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 66,09,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 7,286 रोगी ठीक हुए। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अब तक 3,42,23,000 से ज्यादा मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 7,189 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में लगभग 77,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.11% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में फिलहाल 296 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस बीच कोरिया जिले में 41 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 5.5 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके साथ ही 1,30,000 क्विंटल धान कस्टम मिलिंग के जरिए राइस मिलर्स ने उठाया है। कोरिया के कलेक्टर श्याम धाड़े ने बताया है कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा का ध्यान निगरानी समिति रख रही है। राज्य शासन की मंशानुसार समर्थन मूल्य पर 41 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सभी धान खरीदी केंद्रों में हमारे नोडल अधिकारी हैं। कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोरिया जिले की सीमा में बाहरी क्षेत्रों से धान की अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाला जो अवैध धान है वो छत्तीसगढ़ में न खपे, इसलिए अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी स्थापित किए गए हैं। जिले में ऐसे 6 बॉर्डर जो एमपी के बॉर्डर के साथ हमारा जिला जो लगता है, वहाँ निगरानी टीमें जो तैनात हैं, उस टीमों में जो संबंधित विभाग के अधिकारी तो हैं, जिले पुलिस बल से भी उसमें जवान जो है तैनात किए गए हैं। और हाल ही में अभी जनकपुर में साडौल जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ से एक अवैध धान पे कार्रवाई भी हुई, जिसमें तहसीलदार जनकपुर और पुलिस की टीम ने धान परिवहन करते गाड़ी को पकड़ा भी था, उस पर कार्रवाई की गई। हम लोग का पूरा फोकस इस पे है कि जिले में अवैध धान दूसरे जिलों से न आए, यहीं के धान शासन की जो योजना है उसका लाभ उठाएं और उनको जो उचित मूल्य मिल सके। किसानों को टोकन वितरण और बारदाने की समस्या से बचाने के लिए प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT ने पहली से तीसरी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ाने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही अगले सत्र से हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए जांजगीर चांपा जिले में भी 10 शिक्षकों की टीम बनाई गई है, जो जिले के डाइट में हिंदी किताबों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रहे हैं। इस संबंध में डाइट के प्राचार्य सविता राजपूत ने बताया कि अनुवाद करने से बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। की किताबों का हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की कार्यशाला यहाँ पर 20 तारीख से 20/12 से 23/12 तक यहाँ पर रखा गया है और इसमें समूह में काम किया जा रहा है और जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर जिला से हम शिक्षक बुलाए हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा के जानकार हैं और हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा का अनुवाद
उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं अनुवाद कार्य में लगे शिक्षकों ने बताया कि अब बच्चों को छत्तीसगढ़ी की जानकारी मिलेगी। उनके जो लुप्त छत्तीसगढ़ी भाषा है जेमन ये पीढ़ी में करीब करीब लुप्त हो चुके हैं, ऐसा भाषा में उनके संयोजन करके बूता मेर होते जेकर बार हम सब जुड़ियाए हन और एक संग मिल के हम छत्तीसगढ़ी पुस्तक के जो 1 से लेकर पहली से लेकर 8वीं तक के जो पुस्तक है ओमा शब्द संचयन करके वो पुस्तक मन के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो परफेक्ट छत्तीसगढ़ी शब्द है, वो शब्द मतलब संयोजन करके बूता मेर करा था। अभी हमारा NEP 2020 में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत हमारे SCERT के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। इसमें हम अर्ली ग्रेड रीडिंग के लिए बनी हुई 75 पुस्तिकाओं का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रहे हैं, जो कि एक सप्लीमेंट मटेरियल है प्राइमरी क्लासेस के लिए। और अभी 29 तारीख तक इसको पूरा करके हमें SCERT को सौंपना है। उसके बाद ये पुस्तकों का स्वरूप लेगा और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा में सहयोग करते हुए हिंदी सिखाया जाएगा। हिंदी में पढ़ाई हिंदी में ही होगी, लेकिन उनको उनकी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम छत्तीसगढ़ी भाषा को भी यूज़ करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा समझें और जल्दी समझें। प्रदेश के अन्य संभागों में भी शिक्षकों की टीम हिंदी किताबों का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में कर रही है, जिससे बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर कम हो चुका है, मगर दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी युक्त गर्म हवा आ रही है। इससे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर जारी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। वहीं 27 दिसंबर को 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस बीच प्रदेश के कोरबा जिले में ठंड से बचने जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर रानू साहू और आयुक्त कुलदीप शर्मा ने रात में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किया। कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि ऐसे परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें गर्म कपड़ों का सहयोग किया जा रहा है। देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था और साथ ही ऐसे लोग जो जरूरतमंद है उन्हें कंबल वितरण की व्यवस्था सभी शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोगों को ठंड से राहत देने जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज की कड़ी हम बात कर रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र नाथ दत्ता के बारे में। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्रनाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था।
उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।